सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर शुरू करते हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाए, आपसे पूछा जाए कि यार इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट बताओ, क्या होगा? रिस्क असेस करने की इम्पोर्टेंस क्या है? रिस्क असेस करने की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है ना। तो अगर आपसे इस तरीके का सवाल आ जाए पेपर में तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब आसान सा होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते जाएं सर। सर ये बात क्लियर हो रही है यहाँ आप सब लोगों को? अगर मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, उसके फायदे क्या होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंस बोलो, बेनिफिट्स बोलो। सर आप, अगर आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो ऑडिटर को प्लानिंग करने में फायदा होगा। ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करोगे तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑडिटर को। सर आप, अंडरस्टैंडिंग होगी जब भी रिस्क असेसमेंट कर सकोगे। रिस्क असेसमेंट करोगे तो वैसे ही आपके पास टाइम कम होता है ऑडिट करने के लिए। तो सर मुझे एक रिस्क असेसमेंट कर लूंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मोस्ट रिस्की है। तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन से एरिया पे मुझे ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं रिस्क असेसमेंट नहीं करूंगा तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इक्वल टाइम दे रहा हूँ। तो जिस जगह पे गलतियां ना होने का चांसेस होगा, जिस जगह पे रिस्क भी नहीं होगा, उस जगह पे भी मैं टाइम दे रहा हूँ जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर अब मैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रिस्क असेसमेंट अगर मैं करूंगा तो उससे फायदा ये होगा कि जिस जगह रिस्क कम होगा उस जगह मैं बिल्कुल कम टाइम दूंगा। लेकिन चेक तो करूंगा लेकिन बिल्कुल कम टाइम दूंगा। लेकिन जिस जगह ज्यादा रिस्क होगा, तो वैसे अगर रिस्क असेसमेंट नहीं करता तो इक्वली काम कर रहा होता, सब जगह पे एक ही जितना टाइम दे रहा होता,
तो अगर अब रिस्क असेसमेंट कर ली मैंने, तो जिस जगह पे रिस्क नहीं लगेगा मुझे कि यहाँ रिस्क नहीं है, तो उसका टाइम भी मैं उसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा। तो इसका क्या मकसद, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां आपने ज्यादा सर टाइम दे दिया, जैसे गलतियों निकालने का मुझे ज्यादा टाइम मिल जाए। तो इट enables ऑडिटर टू फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। अगर आपने रिस्क असेसमेंट कर ली तो सर आप ऑडिट स्ट्रेटेजी सही से बना सकते हो, सर आप ऑडिट प्लान सही से बना सकते हो। ये भी वही चीज है, ठीक है ना। अगर आप थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को देखें ना, तो ये भी वही चीज है। कैसे सर वही चीज है, जैसे कि ऑडिट प्लान में क्या होगा, कौन से एरिया पे मुझे ज्यादा टाइम लगाना है, मुझे सर कौन से एरिया पे अपना एक्सपीरियंस बंदा रखना है, कौन से एरिया पे लेस एक्सपीरियंस बंदा रखना है, ये बात समझा रहा हूँ, लेस एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस। सर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट से क्या होगा कि आपको पता चल सकेगा कि कौन से बेंच मार्क पे मुझे कितने लेवल की मटीरियलिटी लेवल रखनी है, कितने लेवल की गलतियां हो सकती है जो मैं छोड़ सकता हूँ, कितने लेवल की गलती नहीं हो सकती, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ठीक है ना। तो वो आप डिटरमाइन सही से कर पाएंगे। उसके बाद प्रॉपर रिस्क असेसमेंट एनेबल टू डिप्लॉय एडुकेट ऑडिट टीम विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग टू परफॉर्म प्रोसीजर ऑन मोस्ट रिस्की। अब अच्छा एक बात सुने, जब आप लोग ऑडिट फर्म में इंडक्ट हो जाएंगे तो एकदम से तो आपको काम नहीं आ रहा होगा ना, आप शुरू में जूनियर होंगे, लेकिन आपके साथ एक टीम जाती है जिसके अंदर सेमी सीनियर और सीनियर होते हैं। तो जो सेमी सीनियर बंदा होता है, जिसकी आर्टिकल जैसे आप 1.5 साल कर लेते हो ना, जैसे 1.5 साल की आर्टिकलशिप आपकी हो जाती है, तो आपको पहले जैसे जाते हो जूनियर होते हो, प्रोबेशनर जूनियर, उसके बाद आप प्रोबेशनर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद आप जूनियर होते हो 1.5 साल के लिए, फिर आप बनते हो सेमी सीनियर। फिर जब 1 साल गुजर जाता है सेमी सीनियर का, मतलब टोटल 2.5 साल आर्टिकलशिप के गुजर गए, 1.5 साल और 1 साल, ठीक है ना, 1 साल आप सेमी सीनियर रहते हो, तो उसके बाद आप सीनियर बन जाते हो 2.5 साल के बाद। तो सीनियर क्या करेगा, जैसे ही जो सीनियर जो अल्टीमेटली जॉब इंचार्ज होता है, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जैसे मोस्ट रिस्की एरियाज हैं, जैसे क्लाइंट बहुत बड़ा है, तो 2 सीनियर जा रहे हैं, एक को जॉब इंचार्ज बना लिया, एक को एज एक्सपीरियंस कस्टमर करके लेके गए कि यार तुम जो है ना यहाँ पे मोस्ट रिस्की एरियाज हैं, तो तुम उनको डील कर लो। अब क्या मैं जूनियर को तो जो रिस्की एरियाज है, लेट्स सपोज सेल्स रेवेन्यू हमारा रिस्की एरिया है एक क्लाइंट के अंदर, तो क्या मैं उस जूनियर को दे दूंगा, क्या जूनियर को जैसे आप लोगों को दे दिया मैंने, नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस तरीके से मेरे से स्टेटमेंट नहीं निकाल पाओगे, आप लोगों को इतना काम नहीं आएगा उस वक्त, क्योंकि आप जूनियर की पोजीशन में थे। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप में से ही कोई जिसको 1.5 साल हो चुका होगा, जिसको 2 साल हो चुके होंगे, तो उसको मैं अगर ये हेड दूंगा तो वो मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ होगा, ठीक है ना, उसको ऑडिट उसने बहुत सारे कर लिए होंगे, तो वो ज्यादा सही से देखेगा। तो जो मोस्ट, जब मैं हेड एलोकेशन भी कर रहा होता हूँ, अपनी टीम में डिवाइड कर रहा होता हूँ, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे ही मेरे पास ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ रही होती है, तो मैं हमारी जो टीम अगर 5 बंदों की जा रही है, जिसके अंदर 2 सेमी सीनियर, 2 जूनियर और 1 सीनियर, 1 सीनियर, 2 सेमी सीनियर और 2 जूनियर, तो मैं जो हेड एलोकेशन कर रहा होता हूँ, हेड एलोकेशन किस तरीके से कि भाई ये जूनियर है, ये क्या करेंगे, तो जो लेस रिस्की एरिया होते हैं ना, जिसके अंदर रिस्क नहीं होता, वो मैं जूनियर को दे रहा होता हूँ, भाई तू एक्सपेंसेस वेरीफाई करना, ठीक है भाई, आप जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चेक कर लेना। बस ये 2 जूनियर को दे दिए। अब जो 2 सेमी सीनियर बचे, एक को मैंने दे दिया, यार तुम जो है ना ट्रेड डेट्स और उससे कनेक्टेड ही सेल्स वेरीफाई कर लेना, क्योंकि सेल्स के अंदर जो एंट्री जाएगी उसके अंदर कैसे एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट, ट्रेडेड सेल्स क्रेडिट, तो ये तुम दोनों वेरीफाई, ये एक सेमी सीनियर को दे दिया मैंने, और दूसरा जो सेमी सीनियर है उसको मैंने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस वेरीफाई कर लेना। तो इस तरीके से ना मैं हर बंदे पे हेड डिवाइड कर रहा होता हूँ। अब ये हेड डिवाइड करना, क्योंकि जब तक मैं प्लानिंग नहीं करूंगा, ये भी प्लानिंग का पार्ट बनता है, ठीक है ना, जब तक मैं प्लानिंग नहीं करूंगा तो मैं अपनी टीम को यूज कैसे करूंगा। मैं अपनी टीम को बता रहा होता हूँ कि तुम्हें कौन सा हेड करना है, तुम्हें कौन सा हेड नहीं करना। अब जाहिर सी बात है, अगर रिस्क असेसमेंट की होगी तो मैं जब ही तो अपने सेमी सीनियर को रिस्क के एरियाज पे लगा सकूंगा ना, ऐसे तो मैं अपने जूनियर को बोल दूं भाई तू सेल्स कर ले, इस तरीके से तो नहीं होगा ना। तो ये इसका जवाब होगा, ठीक है सर, बात समझ में आई। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, तो ये वाला कर लेते सर। अगर मुझे
रिस्क मिलेगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। रिस्क मेरे दो, जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो रिस्क मेरे दो किस्म के होते हैं। एक मुझे मिलता है एक एफएस लेवल, एक मुझे मिलता है एक अजर्जन लेवल। जो ये मैंने आपको बता दिया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर दो रिस्क होते हैं। जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, एक होता है एफएस लेवल, एक होता है अजर्जन लेवल। एफएस लेवल वो रिस्क होता है जो कि परवेजिव हो, जो कि मेमोरेंडम ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की तरफ से आ रहा हो, जो को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की वजह से मसला हो रहा हो। एफएस लेवल वो रिस्क होता है जिसको ना मैं पकड़ नहीं पाऊं, जिसको मैं ट्रेस नहीं कर सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये कहाँ कहाँ गया होगा। जैसे कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल अगर हो गया तो एक जगह पकड़ लिया तो मुझे अचानक से शक होता है, दया ये जो रिस्क होगा ना, जैसे कि क्राइम सीन में ये चल रहा होता है, दया ये जो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल अगर इन्होंने यहाँ पे किया है तो कहीं और पे भी किया होगा, ठीक है ना। तो आपको ना एकदम से शक होने लगता है। तो इसी तरीके से सर, अगर मैं जो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर का भी रेस्पॉन्स है। देखें, अब एफएस लेवल पे जो रिस्क होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, एफएस लेवल जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एफएस लेवल पे जो रिस्क होता है वो कौन कौन से होते हैं सर? उसके अलावा आपका फ्रॉड, ठीक है ना, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। ये मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है? फ्रॉड है ना, ठीक है ना। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या है? फ्रॉड है ना। मैनेजमेंट ने कंट्रोल को तोड़ दिया सर, मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नॉलेज एंड चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है ना, हाई टेक और फैशन बेस्ड। तो अपने अडॉप्ट करने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए ये चीज अच्छा। रिस्क ऑफ फ्रॉड यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली भी लिख दिया है। तो एक जगह फ्रॉड कर सकते हैं, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये होता है अजर्शन, मतलब कोई भी इस एक हेड की एक पर्टिकुलर अजर्शन को अगर हिट करे तो वो अजर्शन रिस्क हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर पीपी में एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सर, उसके अलावा कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। लेट सपोज एग्जिस्टेंस आप कैसे चेक करेंगे पीपीई की? आपने जाके फिजिकली वेरीफाई कर लिया क्या एसेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मैंने फिजिकली वेरीफाई कर लिया, फिजिकली इंस्पेक्ट कर लिया कि यार एसिड है कि नहीं, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बिल्कुल ये वर्जन सही हो गई सर। उसके अलावा अगर मैं आगे आऊं तो कंप्लीटली रिकॉर्डेड, क्या जो फ्लोर पे पड़े हुए हैं, जो रियल में पड़े हुए हैं, क्या वो सर रिकॉर्डेड है कि नहीं? ऐसे नहीं फ्लोर पे 10 पड़े हुए हैं और इन्होंने इन्होंने नो रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो क्या कंप्लीटली रिकॉर्डेड है कि नहीं? उसके बाद सर इस तरीके से मैंने चेक कर, लेकिन डेप्रिसिएशन गलत से कैलकुलेटेड है, तो मतलब इसका मतलब सही से वैल्यू नहीं हुए हुए। इम्पेयरमेंट कल सर रिकॉर्ड नहीं की गई, अपने एसिड को डैमेज हुआ तो उसको इम्पेयर होना चाहिए, इन्होंने एसिड को इम्पेयर नहीं किया, तो मतलब एग्जिस्ट भी करता है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक करूंगा? अगर एक एसिड का क्या ये मालिक है कि नहीं कंपनी, तो कैसे चेक करूंगा मैं सर? फाइल उठा के चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा अगर गाड़ी का जो लाइसेंस होगा, गाड़ी का जो लाइसेंस, अगर एक गाड़ी मेरा फिक्स एसेट है, मैं चेक करूंगा कि यार वाकई गाड़ी का लाइसेंस है। अगर एक प्लॉट होगा तो मैं उसके लिए अगर राइट्स चेक करूंगा कि यार क्या ये वाकई उसके मालिक हैं, तो प्लॉट के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट चेक कर दूंगा। इसी तरीके से तो अगर सर अगर अगर आप ये चेक कर ले कि फर्नीचर है सर, इसकी राइट्स कैसे चेक करूंगा? इसका परचेज वाउचर चेक कर लूंगा, इनवाइस चेक कर लूंगा अगर इन्होंने पैसे वगैरह दिए हैं, तो इस तरीके से। लेकिन वैल्यूएशन कैसे चेक होती है? या तो इम्पेयरमेंट हुई होगी, या तो रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, वैल्यू नहीं सही से नहीं किया हुआ, ठीक है ना, या तो डेप्रिसिएशन। अगर इन चारों में से तीन बातें सही हो रही हैं, एक बात सही नहीं हो रही, या दो बातें असर्शन सही पूरी नहीं हो रही, तो ये असर्शन का रिस्क होगा। अब ये जो है ना, ये जो बातें हैं, ये आपका फ्रॉड का जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था टेस्ट के अंदर, तो ये उसका जवाब होगा सर। इसका जवाब क्या होगा? अगर आप सोचें एफएस लेवल पे रिस्क होगा, अगर एकदम से इसको आप फिलहाल ना देखें, लेकिन आप अगर सोचें खुद से, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए? अब आपके अंदर इतना ऑडिट का सेंस डेवलप हो चुका होगा माशाल्लाह, तो आप इसका क्या जवाब रखेंगे? सर मैं अगर एफएस लेवल पे रिस्क होगा तो उसका मैं उसको कैसे कैटर करूंगा, उसका मैं कैसे रेस्पॉन्स दूंगा? सबसे पहली बात सर, प्लानिंग अच्छी करूंगा सर, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान सही से बनाऊंगा सर, प्रोफेशनल स्किप्टिज्म करूंगा सर। तीसरी बात, मोस्ट रिस्की एरिया पे मैं जो है अपना एक्सपीरियंस स्टाफ रखूंगा, और जो लेस रिस्की एरिया उसमें कम स्टाफ रखूंगा। दूसरी चीज सर, उसके बाद जैसे ना
हम ऑडिट टीम में क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर सेमी सीनियर ने काम कर दिया तो हो सकता है उससे भी कोई गलती ना पकड़ी गई हो, तो हम क्या करते हैं, ये ऑडिट में एक बात होती है कि जो उसके ऊपर वाले हैं वो सुपरवाइज करेंगे उसके काम को रिव्यू करेंगे। जैसे सेमी सीनियर जूनियर ने काम किया उसको चेक किया सर सेमी सीनियर और सीनियर ने सेमी सीनियर के काम को चेक किया, उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर ने चेक किया। तो इसी तरीके से एडुकेट सुपरवाइजेशन रिव्यू और ऑडिट वर्क परफॉर्म। तो सर अगर मैं ये करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि काम सही से हुआ है कि नहीं। इनकॉर्पोरेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्मिंग प्रोसीजर ऑन अकाउंट बैलेंस नॉट रियली टेस्टेड। ठीक है ना, अगर फ्रॉड हो जाए, अगर फ्रॉड आपको पकड़ में आ गया तो फिर उन हेड्स पे भी काम करो जिनको तुमने इनसिग्निफिकेंट कर दिया था। इनसिग्निफिकेंट से मुराद, याद करो जब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करवाई थी मैंने, तो तुम लोगों को मैंने क्या बोला था, जो हेड जिनका अमाउंट परफॉर्म मटेरियलिटी से कम है उन पे हम काम नहीं करेंगे, उनको तुम इनसिग्निफिकेंट कर दो। जिसके ऊपर हम काम करेंगे जो परफॉर्म मटेरियलिटी के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, उसको उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट करेंगे। याद है ना, मटेरियलिटी के अंदर आयजा 320 के अंदर ये कवर किया था हमने। ठीक है ना। तो सर अगर मुझे फ्रॉड पकड़ में आ जाता है तो हो सकता है जिस हेड पे मैंने काम नहीं किया होगा, तो सर फिर क्या होगा, फिर मैं ये सोचूंगा कि यार मतलब इस हेड पे काम नहीं किया हुआ, हो सकता है इसके अंदर भी फ्रॉड हो, तो सारे हेड्स पे मैं जो है ना काम करने लग जाऊंगा यूजिंग डिफरेंट। एफएस लेवल के रिस्क का मकसद ही यही होता है कि जिस रिस्क को मैं ट्रेस ना कर सकूं, जिस रिस्क को मैं पकड़ ना सकूं, उसका अंदाजा ना लगा सकूं कि ये कहाँ कहाँ पे गया होगा। ठीक है। उसके बाद सर यूजिंग डिफरेंट सैंपलिंग मेथड, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर डिफरेंट लोकेशन ऑन अनअनाउंस्ड बेसिस। ठीक है ना, मतलब मैं वैसे कोऑर्डिनेटर को, क्लाइंट को बता के काम कर रहा होता हूँ चीजों पे कि यार इस हेड पे मैं काम करूंगा, लेकिन उसको बिना बता के मैं कोई भी चीज ले लूंगा। ठीक है ना, जैसे उसको मैं बता रहा होता हूँ, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीजें जो है ना उन पे काम कर रहा हूँ। मेकिंग चेंजेस टू ऑडिट प्रोसीजर में चेंजेस लाना, मोर ऑडिट प्रोसीजर पीरियड इन रादर देन एट इंटरिम डेट। ज्यादातर फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं ना वो आखिर में होते हैं। क्यों? क्योंकि याद करो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में क्या था कि यार बोनस से एंटिटी जो है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो उसकी परफॉर्मेंस पे, सेल्स पे उनका बोनस लगा हुआ है। तो सर सेल्स अगर पूरे साल में टारगेट अचीव नहीं हो सके तो उसको सेल को आखिर में दबा के एंट्री की होगी, जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, इस तरीके से उन्होंने अपने सेल को क्या कर दिया होगा, बूस्ट कर दिया होगा। हो सकता है एसेट साइड को खाम का बूस्ट कर दिया हो। तो इस वजह से आखिर में आखिरी महीने के, जैसे दिसंबर हमारा ईयर एंड है, तो आखिरी के 5 दिन की एंट्रीज, आखिरी के 10 दिन की एंट्रीज, ये जो एंट्रीज होती है ना सर, ये बड़ी क्रिटिकल एंट्रीज होती हैं। जैसे कि लॉस आ रहा है, अदर इनकम बुक कर ली, अदर इनकम की खामखा की एंट्री बुक कर ली सर। अब उससे अदर इनकम से क्या होगा, अदर इनकम से लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। जैसे शेयर होल्डर्स को लॉस नजर नहीं आए, लॉस होने से प्रॉफिट भले थोड़ा सा ही हो पर नजर तो आए। जैसे हम उनको बोल सके देखो भाई कोरोना वायरस में भी हमने तुम लोगों को प्रॉफिट दिखाया, वरना बहुत सारी एंटिटीज का लॉस आ गया। तो इस तरीके से फ्रॉड करके दिखाएं सर। उसके अलावा ऑब्टेनिंग मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बढ़ा देना। अगर सर उसी तरीके से मैं अगर अजर्जन लेवल पे आऊं तो ये तुम लोगों को पता है, अजर्जन लेवल पे मैं ये वाली चीजें कर रहा होता हूँ, टीओसी एंड सस्टेनेबल प्रोसीजर्स। ठीक है, टीओसी एंड सस्टेनेबल प्रोसीजर। सर यहाँ तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम सिनेरियो टाइप क्वेश्चन की तरफ आए, सिनेरियो टाइप क्वेश्चन की तरफ आए जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और अक्सर उनमें से ही सवाल आ रहा होता है। जी सर। तो अभी अभी हम करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑफ ऑडिट रिस्क। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑफ ऑडिट रिस्क जो है ना, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि अगर पेपर के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं किस तरीके से केटर करूंगा, उसको किस तरीके से आंसर लिखूंगा सर, उसको उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होगी। तो सर मैं आ जाओ वो आपको चीजें कवर करवा लूं। ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन,
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और ऑडिट रिस्क। अब पता है अब होगा क्या पेपर के अंदर सर, आपको ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, एग्जामिनर आपको पूरी कहानी सुनाएगा, हमारी कंपनी ये करती है, ये करती है, ये करती है, हमारी कंपनी में ये हो गया, इस साल ये हो गया, हमने ये किया, ये छोड़ के चला गया, ये सारी बातें ना आपको बताएगा। असल में ये आप ना उससे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। ये क्या है, ऑडिट रिस्क पता चलता है कैसे, अंडरस्टैंडिंग लेके। तो पूरी आपको स्टोरी, पूरी राम कथा सर यहाँ पे आपको बता रहा होगा, ठीक है ना। अब होगा क्या मेरे भाइयों, ठीक है, जब ये पूरी राम कथा आपको बता देगा तो आखिर में आपको कहेगा, अब बात सुनो, आखिर में आपको कहेगा रिक्वायर्ड, ठीक है ना। आपको पूरी इस तरीके से रियल लाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी और एग्जामिनर भी आपको दे देगा। मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आता है पेपर के अंदर, और ये 6 से 8 नंबर का सवाल आता है। बड़ा आसान सा सवाल है, यकीन करें क्लास के अंदर में ये करवा दूंगा, आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से, ठीक है। तो सर रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, आपसे बोला जाएगा ये पूरी स्टोरी हमने जो सुना दी, आपको पढ़ के लगेगा यार ये तो बिल्कुल, इसमें मैं क्या करूं, इसके अंदर तो इन्होंने कहानी सुना दी, अब ये तो बिल्कुल ही सही है, इसके अंदर मैं क्या करूं। तो आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई, आपको बोला जाएगा सर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। उसके बाद बी में आपको कहेगा, बी रिक्वायरमेंट के अंदर कि ऑडिट रिस्पॉन्स बताओ, ठीक है ना। अब होगा पता क्या होगा, ये कि इस पूरे सर, उस पूरी स्टोरी के अंदर आपको कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी बात इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में, कौन सी इस बात सर स्टोरी के अंदर आपको सर रिस्क लगा, कौन सी बात। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो बात तुम लोगों को रिस्क लगेगी उस बात को क्या करोगे, यहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे सर, और उसको कॉपी पेस्ट करोगे, यहां से कॉपी करोगे, ठीक है। और सर यहां से कॉपी करके ये पेस्ट करोगे, ये हो जाएगी ए रिक्वायरमेंट की कॉपी एंड पेस्ट, ए रिक्वायरमेंट के आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफाई का आंसर ये होगा। आइडेंटिफाई क्या होगा, इस स्टोरी में से सवाल के अंदर से ही मैं कॉपी करूंगा जो बात मुझे रिस्क लगेगी और पेस्ट करूंगा। सर वो मुझे कैसे पता चलेगा, बेटा ये मैंने हिंट्स जो बताई है ना, इंशाल्लाह इसी में से आएंगी, इसी में से कोई बात बाहर नहीं होगी। ये बातें मैंने पास पेपर को चेक करके, एसीसी के पास पेपर, आईकेएफ के पास पेपर, सर जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन सब के पास पेपर ऑडिट के, सर उसमें से मैंने चेक करके आपके लिए बना ली है, और इसी में से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो सर मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, अगर बाहर आ भी गई ना तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो चुका है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टोरी में से कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, आइडेंटिफिकेशन हो गई, ठीक है। सर उसके बाद आप क्या करोगे, अल्लाह आपका भला करे सर, ठीक है। तो सर आप क्या करोगे, ये ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑडिट रिस्क आपको इस तरीके से सवाल बन के आएगा, स्टोरी, स्टोरी आपको इस तरीके से सवाल बन के आएगा, ये सवाल इस तरीके से बन के आया, यहाँ पे ये सवाल बन के आएगा, यहाँ पे पूरी बातें लिखी हुई होंगी, आप समझेंगे कि यार ये अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है उसने, पूरा बताएगा हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा क्या मकसद है, इस साल पूरे में क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ बताई जाएंगी, और आपको ना रिक्वायर्ड में कहा जाएगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क इन दी अबव सिनेरियो। आपको बोला जाएगा कि इस सिनेरियो में आइडेंटिफाई करो कि क्या रिस्क है, और एक्सप्लेन करो कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सप्लेन बोले, ठीक है ना, या सर इम्पैक्ट बोले, एंड इम्पैक्ट, एक्सप्लेन बोले या इम्पैक्ट बोले, एक ही बात है, ठीक है ना। एक्सपेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, ठीक है ना, ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई बोले, इम्पैक्ट बोले, एक ही बात है, ठीक है ना। बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होगा, पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो आपसे पूछ सकता है इस तरीके से ना। तो
दूसरी बार आपसे कहेगा बी के अंदर के ऑडिट रिस्पॉन्स बताओ क्या होगा। तो सर अब पता है क्या होगा, ये इस आप इसको पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे और इसके अंदर जो बातें होंगी, जो चीजें आपको लगेंगी, जो कि रियल लाइफ में भी हो रहा होता है, आप क्लाइंट के पास जाते हो वो आपको ऑडिट रिस्क थोड़ी बता रहा होता है, आप तो ऑडिट रिस्क खुद से असेस कर रहे होते हो। तो क्लाइंट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा, आप क्या करोगे उस अंडरस्टैंडिंग को, सर आप क्या करोगे उस अंडरस्टैंडिंग को, सर उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करोगे, ठीक है ना। तो सर ऑडिट रिस्क कैसे ड्राफ्ट करूंगा, जो जो इसने क्लाइंट ने बातें बताई यहाँ पे सर मुझे, मैं उसमें से कोई भी बात उठाऊंगा और कॉपी करके पेस्ट करूंगा सर, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा मुझे, सर ये मिल जाएगा मुझे आइडेंटिफिकेशन, कि भाई ये रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसने जो ये बात बताई सर उसको आपने कॉपी किया और पेस्ट किया यहाँ पे, तो सर ये आइडेंटिफाई हो गया। अब इस रिस्क का इम्पेक्ट क्या होगा, इस रिस्क का इम्पेक्ट क्या होगा, तो सर वो हो जाएगा मेरा इम्पेक्ट या एक्सप्लेन। इस रिस्क की वजह से जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, इसकी वजह से होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट बोलो इम्पेक्ट बोलो, तो वो भी हम करेंगे। ये जो सर कॉपी पेस्ट वाली काम है ना, ये कैसे आप करेंगे, तो इसके लिए ना मैंने हिंट्स दी हुई है, वो उसमें से इंशाल्लाह आप कवर करेंगे तो हो जाएगा। सर बात समझ में आ रही है। अब एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, एक टर्म होगा, एक टर्म होगा, देखो ऑडिट रिस्क जो रिलेट करता है, मेरे लिए ऑडिट रिस्क इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट मेरे लिए इतना नहीं होता, ठीक है ना। सर ऑडिट रिस्क एक दो रिस्क होते हैं, एक होता है ऑडिट रिस्क, एक होता है सर बिजनेस रिस्क। चूंकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा होता हूं, तो मेरे लिए ऑडिट रिस्क इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस रिस्क ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरा सिर्फ रिस्क ये होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी हुई है कि नहीं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी हुई है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं गलती तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ये वाली चीजें, क्या उसके अंदर गलती तो नहीं है, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो सर ऑडिट रिस्क का मकसद है हर वो रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असरअंदाज करे, वो ऑडिट रिस्क है। हर वो रिस्क, हर वो रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असरअंदाज करे, वो ऑडिट रिस्क है, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है, सर जो मेरे बिजनेस को असरअंदाज करे। बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असरअंदाज नहीं कर रहा होता, बिजनेस रिस्क ये होता है जिसकी वजह से सर अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी सही से नहीं करूं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च सही से नहीं करूं, सर मार्केट में टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप नहीं करूं, तो मेरा कारोबार कम हो सकता है, ठीक है ना, वो मेरा इस तरीके से होता है सर। अब बात ये कि जो ये आइडेंटिफाई तो मैंने आपको बता दिया कि कॉपी पेस्ट करोगे, यहां से उठा के कॉपी पेस्ट करोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन इसका जो इम्पेक्ट होगा इसको आप किस तरीके से पेपर में लिखोगे, इसको आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, सर इम्पेक्ट को आप किस तरीके से, सर आप किस तरीके से करोगे, सर आप इस तरीके से करोगे, दिस में लीड टू, उसके बाद जो उसका इफेक्ट होगा सर वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और या इस तरीके से आप कर सकते हो, देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क डेट, देयर इज अ रिस्क डेट, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे। या दूसरा तरीका, सर तीन तरीके हैं, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, इट में रिजल्ट इन, इट में रिजल्ट इन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना आप इम्पेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, इट में रिजल्ट इन, आपने पहले कॉपी पेस्ट कर लिया कि ये मेरा ऑर्डर रिस्क है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, दिस में लीड टू देयर रिस्क डेट, इट में रिजल्ट इन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट आपने कर लिया, उसके बाद आपने प्रॉब्लम बता लिया, पहले आप कॉपी पेस्ट करोगे उसके बाद प्रॉब्लम बता दोगे, ये ए रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। तो आ जाए सर, अब ना मैं आपको ये आपने आप लोगों को अगर कॉपी करना है तो कर लें।
सर अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ना एक सवाल, एक चीज, एक पॉइंट आ रहा होता है, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न के रिस्क को मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि ये रिस्क मेरा गोइंग कंसर्न का रिस्क है और ये रिस्क मेरा गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाए सर इस चीज को थोड़ा सा देख लें अगर हम, तो आप लोगों के लिए भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाइयों, आ जाओ। ठीक है सर, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, जल्दी जल्दी से कॉपी करते जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का रिस्क, गोइंग कंसर्न का मकसद क्या होता है, क्या मेरी कंपनी अगले 12 महीने सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो जब भी गोइंग कंसर्न का इश्यू होता है तो आईएफआरएस कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाओ, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर दो, जैसे कि शेयर होल्डर्स भाईजान को पता चल सके कि ये कंपनी आइंदा 12 महीने में, आने वाले 12 महीने में हो सकता है सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब होता है। तो जब भी ऐसा कोई सीन हो तो आपका आईएफआरएस कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे आप बनाओ, ठीक है। तो सर जब सेलिंग प्राइस आपकी डिक्लाइन हो जाए, सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाए, जब आपकी सेलिंग प्राइस गिरने लगे, जब आपकी सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स आपकी सेलिंग प्राइस डाउन हो जाए, तो सर उस केस में भी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाए, सेलिंग प्राइस हैज डिक्लाइन, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाए, सेलिंग प्राइस हैज बिकम लोअर, सेलिंग प्राइस हैज बिकम रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सेलिंग प्राइस कम होगी तो सर आपका कारोबार सर नहीं चल सकेगा, प्रोडक्ट की, बिल्कुल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जब कम होने लगे, सर जब प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो जाएंगी, हो सकता है सेलिंग प्राइस वहीं पे ही हो, हमने सेलिंग प्राइस सेम रखी लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गए, परचेज की कॉस्ट बढ़ गई, तो उससे भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। सेलिंग प्राइस मेरी 10 रुपए थी, 10 रुपए ही है, लेकिन पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो 8 रुपए था, अब सर 9 रुपए हो गया, तो पहले प्रॉफिट 2 रुपए आता था अब 1 रुपए है, तो सर ये गलत बात हो जाएगी। इस बात से सर मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर हो सकता है आपका आपका सर मेजर कस्टमर, ये सारी वो बातें लिख रहा हूं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का रिस्क होगा, अगर ये बातें आपके पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आ जाएं तो आप इनको गोइंग कंसर्न समझेंगे, सही है ना, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न समझेंगे। डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर, सर आप जिसको आप सबसे ज्यादा सेल करते थे, जिसको आप 50 से 60% सेल करते थे, वो बेचारा डिफॉल्ट कर गया। जब आप एक कस्टमर जिसको आप 50 से 60% सेल करते थे, अगर वही डिफॉल्ट कर गया तो मेरे भाइयों ये बताओ कि आप क्या उसको फिर सेल कर पाओगे, आप क्या उसको सेल कर पाओगे, नहीं सर, मैं नहीं सेल कर पाऊंगा। जब मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा तो मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, क्या फिर वो आ, आपकी सेल जो है अल्टीमेटली 50 से 60% कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सर 50 से 60% कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या करूंगा सर, उसको मैं सर अगर डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर होगा, कैसे एग्जांपल क्या हो सकता है डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर, सर लेट सपोज मैं मेरा काम है बेवरेजेस सेल करना, मेरा काम है बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना, मैं क्या करता हूँ, मेरे 4 से 5 कस्टमर्स हैं जो कि बीच पे उनके शॉप्स हैं, वो क्या करते हैं बीच पे लोगों को बेवरेजेस सप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, उन उन कस्टम जो वहां पे बीच पे दुकानदार हैं, जो बीच पे शॉपकीपर्स हैं, जो बीच पे बड़ा मार्ट है, सर उसको मैं क्या करता हूँ जाके सेल कर रहा होता हूँ, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ बेवरेजेस। सर बात समझ में आ रही है ना मेरी, एक बीच है एक बीच है उस पे क्या हो रहा होता है सर, उस पे एक बड़ी शॉप है, एक बड़ा सर वहां पे दुकान है, जिसके पास में जाके क्या कर रहा होता हूँ, अपनी बेवरेजेस सर वहां पे जाके सप्लाई कर रहा होता हूँ। वो मेरी तकरीबन ओवरऑल सेल से 50 से 60% जो है ना वो मुझसे परचेजेस कर रहा होता है, सही है।
अब हुआ क्या अचानक से बीच पे वो क्या करता होगा, उससे मेरा काम नहीं है, लेकिन वैसे ही आपको बता दूं, वो ये करता होगा, वो मुझसे चीजें खरीद के सर सेल करता होगा जो लोग बीच पे आ रहे होंगे। सही है, बात समझ में आ रही है सर, यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, जवाब दे दें। डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं, ये बात समझ में आ रही है? अगर एक कस्टमर होगा, लेट सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी सर वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स बना रही होती है, बेवरेजेस का, पेप्सी बना रही है, कोको कोला बना रही है, सर ये चीजें बना रही है, ड्रिंक्स बना रही है। आप लोग की 50 से 60% सेल जो है वो इससे है कि आप क्या करते हैं सर, वहां पे एक बीच है, वहां पे एक सर मॉल है बड़ा, ठीक है ना, वहां पे एक सर शॉपिंग मॉल है, वहां पे एक बड़ा मार्ट है, सर वहां पे जाके ना आप सप्लाई कर रहे होते हो। वो क्या करता है, आपसे चीजें परचेज करके जो लोग बीच पे घूमने आते हैं उन लोगों को सेल कर रहा होता है। लेट सपोज सर, लेट सपोज अगर वहां पे बीच पे सैलाब आ गया, ठीक है ना, बीच पे सुनामी आ गया, बीच पे सर कोई ऐसी बीच किसी भी तरीके से बंद हो गया, हुकूमत ने बंद करवा लिया, गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, वहां पे सैलाब आ गया, तो क्या वहां पे लोग बैठने आएंगे? नहीं सर, नहीं बैठने आएंगे। तो क्या वहां पे जो बंदा होगा जिसका ये जो चीजें आपसे परचेस करता था और लोगों को सेल करता था, क्या वो आपसे चीजें खरीदेगा? नहीं खरीदेगा सर। हो सकता है उसके दुकान को भी सैलाब आ गया तो सर बंद करना पड़ गया, तो क्या आप वो चीजें आपसे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा सर। तो इसी तरीके से, तो आपकी जब आपसे वो चीजें नहीं खरीदेगा तो आपकी क्या सेल कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, लॉस ऑफ मेजर कस्टमर। डिफॉल्ट ये भी हो सकता है, जो चीजें आपसे खरीद रहा 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 है सर, हो सकता है उस पर कोई केस हो जाए, हो सकता है सर उस पर कोई केस हो जाए, इस तरीके से। तो सर अगर जो चीजें आपसे खरीद रहा है ना उस पे कोई वो बैंकरप्ट हो जाए, वो कोई बैंकरप्ट हो जाए, तो सर उससे भी ये सीन हो सकता है कि आपकी सेल डिक्लाइन हो जाए, आपकी सेल डिक्लाइन हो जाए। ठीक है, तो सर इस केस में भी आप रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न समझेंगे। ठीक है, अगर एक और बात करूं, हाईली गियर्ड, सर चीजें आसान लग रही हैं? ये सारे वो केसेस हैं जो कि सर आपको हेल्प देंगे गोइंग कंसर्न का रिस्क आइडेंटिफाई करने में। सर चीजें समझ में आ रही हैं? अब अगर सर मैं बात करूं हाईली गियर्ड का क्या मकसद है, सर हाईली गियर्ड का ये मकसद है भाईजान कि मेरी कंपनी के अंदर एसेट साइड से ज्यादा लाइबिलिटी साइड है, मेरी कंपनी के अंदर एसेट साइड से ज्यादा लाइबिलिटी साइड है, मेरी रिकवरी इतनी नहीं होती। मैं कंपनी के मतलब जो नेट कैपिटल वाली बात कर रहा हूँ ना, मेरा नेट एसेट जो है वो मेरा नेगेटिव है। एसेट माइनस अगर मैं लाइबिलिटी कर रहा हूँ तो मेरा नेट एसेट जो बनता है, जिसको आप नेट कैपिटल, कैपिटल जो है वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी साइड माइनस कर दूं तो क्या बचता है सर? कैपिटल। सर इस कैपिटल को बोला जाता है नेट एसेट। नेट एसेट, एसेट में से लाइबिलिटी हटा दो तो नेट एसेट बचता है सर ये। अगर मैं सर, अगर मेरी कंपनी की नेट एसेट जो है वो नेगेटिव है, मतलब लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, एसेट साइड कम है, तो सर याद करो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट विल बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, देन द एसेट ऑफ द कंपनी विल बी यूज्ड। सही है ना, तो ये वाली वो वाली बात हो सकती है। दूसरी चीज, मेरी कंपनी में इतनी रिकवरी नहीं होती, मेरी कंपनी ने बैंक से हद से ज्यादा लोन लिया हुआ है, हद से ज्यादा। हाईली गियर्ड का मकसद, हाईली गियर्ड का क्या मकसद है सर? इसका मकसद ये नहीं है नेट एसेट कम हो, नेगेटिव, इसका मकसद ये है कि मेरी कंपनी का जो दारोमदार है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है बैंकिंग लोन पे। अगर बैंक का लोन नहीं हो तो मेरी कंपनी सरवाइव नहीं कर सके। मेरी कंपनी पे लोन ज्यादा है, कर्जे ज्यादा है, हाईली गियर्ड में हम कर्जों के सवाल चल ही नहीं पा रहे। ठीक है ना, तो सर जब कर्जे ज्यादा हो
तो फिर कोवेनेंट्स भी ज्यादा होते हैं, बैंक्स की शर्त भी ज्यादा होती है, कंडीशंस भी ज्यादा होती हैं सर। इसकी वजह से भी हम अपने ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो सर हो सकता है बंद, कंपनी को बंद करने के चांसेस आ जाए। अगर कर्जा, देखो अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा और अगर तुम्हारे ऊपर कर्जे ज्यादा होंगे तो बैंक जो है केस करेगा, केस करके कोर्ट में आपको कंपनी को बंद करवा के, एसेट सेल करवा के वो अपनी रिकवरी करवा सकता है, ठीक है। तो जब आपकी कंपनी हाईली गियर्ड हो, तो इस तरीके से हाईली गियर्ड का मुराद आपकी कंपनी सर जिसके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर लोन ज्यादा हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपने लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया सर। दूसरी चीज, ये सबसे आखिरी चीज है, लोन डिफॉल्ट। लोन डिफॉल्ट का क्या मकसद है सर? लोन डिफॉल्ट का ये मकसद है कि आपने सर, आपने लोन लिया और उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिफॉल्ट, आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं दी उसको, आपने इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं दी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि आपको पूरा जो लोन है वो रीपे करना पड़ जाएगा। पूरा जो लोन है आपको रीपे करना पड़ जाएगा। और अगर आपको रीपे करने की सर ताकत नहीं होगी आपकी कंपनी के अंदर, आपने एक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की, डिफॉल्ट करना, एक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की, तो अल्टीमेटली वो केस करेगा। केस करेगा तो आपको अपनी कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। सर ये वाली सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर इनको कॉपी करना है तो कॉपी कर ले, कर लिया हो तो आगे बढ़ू मैं। बढ़ू आगे। सर अब मैं ना आपको आइडेंटिफाई करने की कुछ हिंट्स बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करने की कुछ हिंट्स बता रहा हूँ कि पेपर के अंदर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो पेपर के अंदर आपको ना कहा जाएगा, जैसे कि ये मैंने ना आपके लिए पॉइंट्स हाईलाइट किए, एक एक करके हम रीड करेंगे इस पॉइंट को। तो जैसे ना पेपर के अंदर ये बातें जब आ रही होंगी, तो जब भी पेपर में ये बात आ जाए, स्टोरी जो आपको लिख के आएगी सिनेरियो में, जो स्टोरी आपको सिनेरियो में लिख के आएगी, जैसे ही वो बात आ जाए, जैसे ही ये बात कोई भी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कहीं पे भी स्टोरी में नजर आए, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी आपको करवाया ना कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस तरीके से पेपर के अंदर ये पॉइंट्स आपको नजर आए तो आप ये आइडेंटिफाई करने वाली बातें हैं। तो ये यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपको पेपर के अंदर कहा जाएगा इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। सर सब साथ है ना मेरे? सब साथ है मेरे भाईजान? सब साथ है? ठीक है। तो सर इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका आपके ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क आ गया। रेवेन्यू एंड, अब इन बातों का ना मैं इम्पैक्ट बताता हुआ चलूंगा कि इन बातों का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है ना। अब देखो, जब भी आपको पेपर के अंदर कहा जाए, जब भी आपको पेपर के अंदर कहा जाए कि कंपनी ने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया, कंपनी ने एक एक बात को तरक्की से, तसल्ली से सुनना, सिर्फ सुनने वाली बातें, समझने वाली बातें, इन बातों को जो हैंड आउट दिया है ना मैंने, इन बातों को जस्ट सिर्फ आपने एक या दो दफा रीड कर लेना है तरीके से, तसल्ली से, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, इन बातों को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। बस इन बातों को तरीके से सुन लो। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, जब आपको कहा जाए पेपर के अंदर के कंपनी ने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया, ठीक है ना, कंपनी ने खर्चा किया रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब एक बात बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या हो जाना चाहिए एज पर आईएफआरएस, एज पर स्टैंडर्ड सर? कैपिटलाइज होना चाहिए। जैसे कि एक मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो उसको कैपिटलाइज होना चाहिए और उसको ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होके, सर चार्ज ऑफ हो जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। और रेवेन्यू रेवेन्यू के हिसाब से है, रेवेन्यू नेचर का है, जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू के हिसाब से है, सर उस एक्सपेंडिचर को क्या हो जाना चाहिए सर? पीएनएल के अंदर सर उसको एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ तक एग्री करते हैं हम? तो सर अब ये बात रिस्क कैसे हो सकता है? अगर इस बात को अगर मैं सोचूं तो सर ये रिस्क इस तरीके से हो सकता है भाईजान कि अगर कंपनी ने सर क्या किया हो, अगर कंपनी ने क्या किया हो सर,
रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया हो तो मेरे लिए ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि यार कंपनी ने ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे सब पे खर्चा किया है, इन इन सब पे खर्चा किया है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरे लिए ये आइडेंटिफिकेशन बनेगी। इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? इसका इम्पैक्ट सर, दिस में लीड टू, देयर इज अ रिस्क डेट, रिस्क ये होगा कि कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने गलती से पीएनएल में चार्ज तो नहीं कर दिया, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं उल्टा सोचूंगा, जो होना चाहिए ना मैं उस हिसाब से नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा हमेशा रिस्क में शक की नजर से कि जो होना चाहिए था उसके उल्टा सोचना है मुझे। तो समझ जाओ कि तुमने इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में एक्सपेंस आउट होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए। मैं सोचूंगा यार हो सकता है इन्होंने यार इस दफा खर्चा किया है ना इन्होंने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सर हो सकता है इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस आउट कर दिया हो, कैपिटलाइज नहीं किया हो, एसेट साइड को कम कर दिया हो। जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप पीएनएल में एक्सपेंस आउट करोगे तो होगा क्या सर? जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में एक्सपेंस आउट करोगे तो होगा क्या सर? ये होगा कि भाईजान मैं इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं, मैं ये सोचूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने गलती से, हो सकता है देयर इज अ रिस्क दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी माइट हैव बीन चार्ज ऑफ टू पीएनएल, उन्होंने गलती से चार्ज ऑफ कर दिया होगा पीएनएल पे। दिस में लीड टू, दिस उसके बाद आगे लिख रहा हूं, दिस में लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट साइड एंड सर अंडर प्रॉफिट हैज बिकम आल्सो अंडर स्टेट। ठीक है ना, आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया होगा, अंडर वैल्यूड कहते हैं। ठीक है ना, आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद सर जो आपकी एसेट साइड है ना वो भी अंडरस्टेड हो गई होगी। हमेशा मैं बैलेंस शीट के लिए, अच्छा एक बात सुने, हमेशा बैलेंस शीट के लिए मैं यूज करूंगा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। बैलेंस शीट के लिए यूज करूंगा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, और पीएनएल के लिए मैं क्या यूज करूंगा? अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड। सर अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड। अब एक बात बताओ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलती से पीएनएल के अंदर चार्ज ऑफ कर लूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलती से अगर पीएनएल के अंदर चार्ज ऑफ करूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? खुद से सोचो क्या होगा सर? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलती से पीएनएल में चार्ज ऑफ कर लूं तो क्या होगा? सर प्रॉफिट कम हो जाएगा, सर प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। ठीक है सर, सारे कंट्रीब्यूट करें, जैसे मुझे लगे कि सबको समझ में आ रहा है। अगर ये बातें तरीके से सुन ली ना तो सर आपको इम्पैक्ट भी पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो और ऑडिट रिस्क समझ लिया तो फिर प्रोसीजर भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, सब जवाब दे दे भाईजान। ठीक है, तो सर एसेट साइड क्या हो जाएगी? सर एसेट साइड मेरी अंडर वैल्यूड हो जाएगी, एसेट साइड मेरी अंडर वैल्यूड हो जाएगी। तो सर इसी तरीके से अगर कभी भी कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च किया तो मैं ये सोचूंगा ये भी हो सकता है इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका इम्पैक्ट लिखूंगा, दिस में रिजल्ट इन, दिस में देयर इज अ रिस्क, पहले स्टार्ट ये करूंगा, देयर इज अ रिस्क डेट, कम पहले आइडेंटिफाई किया, कॉपी पेस्ट किया, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है। मैं लिखूंगा दिस एक्सपेंडिचर, देयर इज अ रिस्क that revenue expenditure might have been capitalized, there is a risk that revenue expenditure incurred by the company during the year might have been incorrectly capitalized, इन्होंने हो सकता है कैपिटलाइज कर लिया हो इन स्टेट ऑफ चार्जिंग ऑफ इट टू दी पीएनएल, पीएनएल पे चार्ज करने की बजाय इन्होंने सर क्या कर लिया? एसेट साइड पे कैपिटलाइज कर लिया। जब एसेट साइड पे कैपिटलाइज कर लिया तो अब क्या होगा? दिस में रिजल्ट इन या इट में लीड टू our asset side become our valued, asset had become our valued, and sir profit has become our stated, सर यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ूं, सारे कंट्रीब्यूट करें यार, ऐसे सुनो के ना बैठे, ये सिनेरी वाली क्लास है, सारे कंट्रीब्यूट करें। चुप करके सुन रहे हैं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप सुन रहे हैं कि आप कोई सो गया है।
ठीक है सर, इंक्रीज इन सारे कंट्रीब्यूट करें। बेटा बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, ये वाली पॉइंट्स रीड करवा रहा हूँ, ये वाली पॉइंट्स रीड करवा रहा हूँ मैं। ठीक है सर, इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, IAS 38 एक्सपेंडिचर ऑन ब्रांड्स। सर इसका बताएं, इसका क्या होगा, खुद से बताएं। अगर एक रिसर्च, IAS 38 क्या कहता है कि रिसर्च वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए या पीएनएल में चार्ज ऑफ करना चाहिए। रिसर्च वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना चाहिए सर, पीएनएल में चार्ज ऑफ करना चाहिए। सर IAS 38 कहता है, IAS 38 कहता है, IAS 38 बोले तो इंटेंजिबल एसेट, जैसे आपका पीपीई के अंदर, जैसे आपका पीपीई के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो तो जो कैपिटल नेचर का है ना, जो कैपिटल नेचर का है ना उसको कैपिटलाइज करना होता है। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को आपने क्या करना होता है सर, पीएनएल में चार्ज ऑफ करना होता है। उसी तरीके से IAS 38 के अंदर जो चीजें आप रिसर्च में लगा रहे होते हो, कि आप रिसर्च कर रहे होते हो कि इसको किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो जो रिसर्च वाला होता है ना वो IAS 38 में पीपी होता है टेंजिबल एसेट, IAS 38 होता है इंटेंजिबल एसेट। जैसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, आपने लाइसेंस परचेज कर लिया, अब लाइसेंस है 5 साल का, अब उस लाइसेंस की वजह से मैं कंपनी को चला रहा हूँ, मैं फैक्ट्री को चला रहा हूँ, मेरी कंपनी है वेपन्स बनाने का काम कर रही है। वेपन्स वैसे तो नहीं बना पाओगे ना, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, 5 साल का लाइसेंस है। अब ये जो 5 साल का लाइसेंस है ये क्या टेंजिबल एसेट है? नहीं सर, ये इनटेंजिबल एसेट है, तो ये IAS 38 के अंदर क्लासीफाई हो रहा होता है। अब अगर ये होता है इनटेंजिबल एसेट होता है। अब एक बात सुने, इंटेंजिबल एसेट के अंदर जो खर्चा मैं रिसर्च पे लगा रहा होता हूँ, जो चीजें सर मैं रिसर्च पे लगा रहा होता हूँ, तो सर अब उसको पता है क्या कर रहा होता हूँ, लॉ कहता है, IFRS कहता है कि रिसर्च पे जो भी खर्चा है ना वो पीएनएल के अंदर चला जाए, पीएनएल के अंदर क्लासीफाई करो। जो भी चीजें रिसर्च पे लगाओगे IAS 38 के अंदर, तो उसकी वही ट्रीटमेंट होगी जो कि सर आप पीपी के अंदर रेवेन्यू नेचर के खर्चे में कर रहे होते हो। रिसर्च वाला जो भी खर्चा होगा IAS 38 में, उसको सर आप पीएनएल के अंदर क्लासीफाई करोगे, पीएनएल के अंदर चार्ज ऑफ करोगे। लेकिन जो खर्चा डेवलपमेंट फेज का क्राइटेरिया मेट कर रहा है, जो खर्चा IAS 38 के एसेट को डेवलपमेंट में लगाया गया, जैसे मैं सॉफ्टवेयर खुद से बना रहा हूँ, जैसे एक मेरा सॉफ्टवेयर है उसको मैं खुद से बना रहा हूँ, तो सर जो सॉफ्टवेयर में खुद से बना रहा हूँ वो मेरा डेवलपमेंट फेज में आता है। अगर जो खर्चा आप इस तरीके IFRS कहता है, IAS 38 कहता है, जो खर्चा डेवलपमेंट फेज का है उसको आप कैपिटलाइज करोगे इंटेंजिबल एसेट में। जैसे पीपीई के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, जैसे पीपीई के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, वैसे ही इनटेंजिबल के अंदर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, जिसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन नाम अलग अलग है, काम वही है। जैसे एसएलएम, जैसे सर पीपी के अंदर एसएलएम मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रही होती है, उसी तरीके से सर IAS 38 के अंदर इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन हो रही होती है, अमोर्टाइज हो रहा होता है ओवर द पीरियड, जैसे डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड चार्ज हो रही होती है। तो सर अगर अब हमने कंपनी ने हमें कहा कि इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन IAS 38, सर हमने इस दफा अपने इंटेंजिबल एसेट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया, तो सर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आप इसका इम्पैक्ट क्या लिखेंगे कि देयर इज अ रिस्क, मेरे लिए ये रिस्क है कि रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर है कहीं इन्होंने इनकरेक्टली कैपिटलाइज ना कर दिया हो, और डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है कहीं इन्होंने इनकरेक्टली चार्ज ऑफ पीएनएल ना कर दिया हो। अगर रिसर्च का एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर दिया है तो एसेट साइड को ओवर वैल्यू कर दिया होगा, ठीक है, और पीएनएल को, प्रॉफिट को सर इन्होंने सर बढ़ा दिया होगा, ओवर स्टेट कर दिया होगा। पर अगर डेवलपमेंट का इन्होंने सर डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है जिसको कैपिटलाइज होना चाहिए, अगर इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, चार्ज ऑफ पीएनएल कर दिया, देयर इज रिस्क, हो सकता है इन्होंने ऐसा कर दिया हो कि डेवलपमेंट फेज को, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को इन्होंने सर पीएनएल में क्लासीफाई कर दिया, चार्ज ऑफ कर दिया, तो हेंस इट मे रिजल्ट इन
अंडर एसेट साइड बिकम अंडर वैल्यूड एंड प्रॉफिट हेड बिकम सर अंडर स्टेटेड। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं इंक्रीज इन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी वही बात है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली जो ऊपर पढ़ के आया हमें। इंक्रीज इन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, अगर एक कंपनी के प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटीज में बढ़ रहे हैं तो सर ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? हो सकता है इन्होंने इसका डिस्क्लोजर, देखें प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है इनका डिस्क्लोजर देना चाहिए। IAS 37 की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है ना। तो हो सकता है इन्होंने कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर सही से अपडेट नहीं किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से नोट्स टू अकाउंट के डिस्क्लोजर की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखो ना IAS 1037 क्या कहता है, 37 क्या कहता है कि प्रोविजन हो या कंटीजेंट लायबिलिटी हो, जब भी ये बढ़े तो उसका नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर जाना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जब भी ये बात होगी हो सकता है सर इन्होंने डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया हो, तो सर ये डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो सर अगर आगे बढ़ूं, इम्पोजिशन ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन इन द कंपनी, ये सब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये आपको कंपनी, ये आपको सवाल के अंदर ये बातें आ रही होंगी, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन वर्डिंग चेंज हो सकती है। तो सर इम्पोजिशन ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी पे कोई न्यू लॉज और रेगुलेशन इस साल सर लगे हैं, तो सर इम्पोज हुए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हो सकता है इन्होंने न्यू लॉज और रेगुलेशन पूरे नहीं किए हुए हो, इन्होंने सर उनकी कंप्लायंस नहीं किए हो, तो क्या होगा? पेनल्टी। जैसे अगर एक कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी करती है तो उसको क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। दिस में रिजल्ट इन पेनल्टी, हो सकता है कंपनी को बंद करवाना पड़ जाए अगर आप लॉज एंड रेगुलेशन पूरे ना करें। हो सकता है सर ये सोचें कि हमारी जो फैक्ट्री थी शहर के अंदर लगी हुई थी, पहले इन्वायरमेंटल लॉस नहीं थे, लेट सपोज तो चल रही थी, अब आ गए इन्वायरमेंटल लॉस। अब ये इन्वायरमेंटल लॉ आ गया, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपनी कंपनी के अंदर, आप कोई भी कंपनी सर शहर के अंदर फैक्ट्री नहीं लगा सकती, शहर के अंदर फैक्ट्री नहीं लगा सकती। हो सकता है ना भाई, पहले मेरी कंपनी थी ऑटोबान पे, उसने फैक्ट्री लगाई हुई थी तो पोल्यूशन वगैरह होती थी, अचानक से गवर्नमेंट को ख्याल आया कि शहर के अंदर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, ये नया लॉ इम्पोज हुआ। अब इसका क्या होगा सर? अगर ये नया लॉ इम्पोज हुआ तो इसकी वजह से आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करने के लिए फैक्ट्री अपनी शहर से बंद करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्री अगर अपनी शहर से बंद करोगे, फिर दूसरी फैक्ट्री तुम्हें बाहर लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो सकता है सर आपकी सेल कम हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज वहां से वहां मूव होंगे, तो आपका पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है। तो सर यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो रहा है बेटा सब कुछ? इंशाल्लाह ये बड़ी मजेदार चीज है सर, इसको देखें, इससे ना आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सारी चीजें इसमें हम देखेंगे, करेंगे आसानी से। ठीक है, तो सर अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ूं, तो सर एक सेकंड में आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लें। तो सर हमने ये पढ़ लिया, अब सर आते हैं डिक्लाइनिंग बिजनेस इंडस्ट्री, इंक्रीज इन कंपटीशन, डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल या SOPs। अब एक बात सुनो, अगर एक इंडस्ट्री का कारोबार डिक्रीज हो रहा है, अगर एक इंडस्ट्री का कारोबार के अंदर डिक्लाइन हो रहा है सर, उसके अंदर कारोबार बंद हो रहा है, तो या कंपटीशन एक, पहले में एक कंपनी के अंदर 2 कॉम्पिटिटर थे और अब 4 कॉम्पिटिटर है, तो अब सर 2 कॉम्पिटिटर और 4 कॉम्पिटिटर से भाईजान क्या फर्क पड़ेगा? सर ये फर्क पड़ेगा कि आपका ना, पहले आप भी थे सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर, तो सब आपके पास आते थे चीजें खरीदने, जब एक कॉम्पिटिटर आ गया तो मतलब अब जो डिमांड है वो डिवाइड हो गई, तो अल्टीमेटली आपकी सेल कम हो गई। जब आपकी सेल कम होगी सर और आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, तो उसका क्या नुकसान होगा? वो सारी बातें सर यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, सेल्स का सर अंडर स्टेटमेंट होना, ठीक है ना, सेल्स का अंडर स्टेटमेंट होना। सर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना सर, तो
कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी अपने सेल को बढ़ाने के लिए, कंपनी अपने सेल को बढ़ाने के लिए सर क्या कर सकती है, प्रॉफिट मार्जिन को, सर यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, तो रिस्क ये है कि सर इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली सेल की फिक्टिशियस एंट्रीज की हो, फ्रॉड किया हो सेल को बढ़ाने के लिए, तो ये बात है सर। अगर या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यार कंपटीशन बढ़ा है तो अल्टीमेटली अब हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, दिस में लीड टू सर डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन प्रॉफिट। सर अब आ जाता हूँ इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल। इनएडुकेट, अगर इंटरनल कंट्रोल मेरे इफेक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो बेटा ये होगा, इन अगर आपके इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होंगे तो सर दिस में रिजल्ट इन देयर इज अ रिस्क कि कोई आप गलती प्रिवेंट नहीं कर सके हो, कोई आप गलती डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां होने के चांसेस बढ़ गए हो, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हो सकती हैं, पूरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ लेयर ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज में रिडंडेंट। सर अब अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ लेयर ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का क्या मकसद, जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऐसे होता थी हमारी हिरार्की कि यार पहले आता था सर सीएफओ, सीएफओ के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अकाउंटेंट। हमने क्या किया, इस तरीके से आता था, हमने क्या किया इस साल सीनियर मैनेजर और मैनेजर को हटा दिया, हमने असिस्टेंट मैनेजर और सीएफओ को रख दिया। अब एक बात सुनाओ, अगर आप दो बंदों को अचानक से हटा देते हो साल के एंड पे, ईयर एंड पे, दिसंबर पे आपने हटा दिया तो क्या होगा, अब असिस्टेंट मैनेजर पे काम बढ़ गया, अब असिस्टेंट मैनेजर जो है वो सीएफओ के साथ बैठ गए, तो ये दो बंदे बंदे मिलके चार बंदों का काम करेंगे, अकाउंटेंट और असिस्टेंट मैनेजर मिलके सर सीएफओ को रिपोर्ट करेंगे, जो काम चार बंदे करते थे अब दो बंदे करेंगे, तो इससे क्या होगा, काम बढ़ेगा तो गलतियां होने के चांसेस होंगी, मिस स्टेटमेंट होने की चांसेस होंगी, ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। बर्डन बढ़ जाएगा तो काम, सर बिल्कुल प्रोन टू एरर वाली बात, ये बड़ा बेस्ट वर्ड आपने इस्तेमाल किया सर। इंक्रीज बैंक लोन हेवीली डिपेंड ऑन बैंकिंग फाइनेंस, ये अभी पढ़ा क्या है हमें, मतलब आप हाईली गियर्ड हो गए हो तो सर आप बैंकिंग लोन पे आप डिपेंड करते हो, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे गोइंग कंसर्न का रिस्क बढ़ेगा, इससे किसका रिस्क बढ़ेगा, इससे सर ये होगा गोइंग कंसर्न का, सर गोइंग कंसर्न का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। सर अगर मैं आगे बात करूं, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट इंक्रीज, अगर आपकी इंटरनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो सर फिर क्या होगा, सर अगर आपकी इंटरनल कॉस्ट बढ़ गई है, रिस्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग सच कॉस्ट, सर हो सकता है इंटरनल कॉस्ट बढ़ गई है तो उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं तो ये कॉस्ट लग कहाँ रही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बैंक लोन लॉन्ग कोवेनेंट्स ब्रीच रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, सर ये बैंक लोन, ये डिफॉल्ट वाली बात आ गई, जब भी बैंक या कोई भी आपको लोन देगा तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा, उसको बोलते हैं कोवेनेंट्स। हो सकता है आपने कोवेनेंट्स को ब्रीच कर लिया, जैसे आप कोवेनेंट्स को या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ब्रीच कर लिया तो सर रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न हो सकता है। जैसे कि इसके लिए क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि यार बैंक से हमने लोन लिया है 100 मिलियन का और 10 साल के लिए, तो इस तरीके से ना कंपनी आपको बता रही होगी, तो आप क्या कहोगे, यार बैंक लोन लिया है 10 साल के लिए तो 10 साल के कोवेनेंट्स होंगे, there may be a risk that company might breach the covenants and it may result in risk of going concern, ठीक है ना, there's a risk that company has long covenants and they might not follow या they might default टू सर कंप्लाई विद द कोवेनेंट्स, हो सकता है वो कोवेनेंट्स को ब्रीच कर ले, उनको कंप्लाई नहीं कर सके तो रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न हो जाए, हाईली गियर्ड इंक्रीज इन गोइंग कंसर्न रिस्क। तो सर इस तरीके से ना आपने लिखना है, आपने उल्टा सोचना है, आपको सीधा कभी नहीं बताएगा कि यार बैंक लोन के कोवेनेंट्स इन्होंने फॉलो नहीं किया, आपको बताएगा कि हमने बैंक लोन लिया इस साल और हमने बैंक लोन लिया इस साल और दस उसके 10 साल के कोवेनेंट्स हैं, बट आपको इतना बताएगा, आप कहोगे देयर माइट बी अ रिस्क दैट कंपनी माइट नॉट कंप्लाई लॉन्ग कोवेनेंट्स एंड इट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाईली गियर्ड का भी वही मकसद है, एसेट, एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री ऑर्डर्ड
procured with no certainty that they will be received at the year end or not issue of existence or not। सही है ना? आपको क्या ये इसका क्या मकसद है सर? नॉट तक आप देख लें, यहाँ तक देख लें कि यार हमने इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली और आपको पता ही नहीं है कि आपने ना, देखो ये बात लिखी आएगी, कंपनी ने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी और इनको पता ही नहीं है, इनको ये अंदाजा नहीं है कि दिसंबर ईयर एंड पे, दिसंबर 31 पे ये पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी। तो इसका क्या रिस्क होगा? इसका रिस्क होगा कि यार हो सकता है इन्वेंट्री नहीं पहुंची हो सकता है इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कब होनी चाहिए? इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए एज पर IS2 जब आपके पास वो सर पहुंच जाए, जब आपके पास फैक्ट्री के अंदर डिलीवर हो जाए, तब जाके इन्वेंट्री की एंट्री पड़नी चाहिए सर, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स या लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है ना? तो हो सकता है आपने इन्वेंट्री ईयर एंड पे ऑर्डर कर दी हो, तो इसका रिजल्ट रिस्क हो सकता है, देयर माइट बी अ रिस्क दैट कंपनी माइट हैव रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एंड इट हैज नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना सर? रिसीव नहीं हुई है और इन्होंने डिलीवर्ड नहीं, इनके पास डिलीवरी नहीं हुई है और इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, हेंस इट में रिजल्ट इन सर आवर इन्वेंट्री एसेट साइड बिकम आवर वैल्यूड। सही है ना? हमेशा बैलेंस शीट के लिए आवर वैल्यूड वर्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है? और P&L के लिए सर वो वाला वर्ड इस्तेमाल होगा, कौन सा सर? बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं आगे बढ़ूं सर, यहाँ पे देर आर वेरियस लोकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ऑडिट क्लाइंट। अब इसका बताए क्या, अगर एक एक क्लाइंट है जिसके पास, जैसे अगर मैं एक क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा हूँ जिसके पास सर 10 से 12 लोकेशन हैं जहाँ पे वो अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, 10 से 12 क्या है सर, जहाँ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं, अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस है, स्टोर से 10 से 12 या 50। तो अब क्या, अब होता पता है क्या, मैं क्या करता हूँ, जो एग्जिस्टेंस की जो अजर्शन होती है ना, पीपी की हो गई सर, या अल्लाह आपका भला करे इन्वेंट्री की हो गई, वो सर मैं जो वेरीफाई कर रहा होता हूँ ना, वो मैं वेरीफाई कैसे कर रहा होता हूँ, कब कर रहा होता हूँ, वो सर मैं वेरीफाई कर रहा होता हूँ अल्लाह आपका भला करे ईयर एंड पे। क्योंकि कंपनी ईयर एंड पे बता रही होती है कि यार हमारे पास कितने क्या है सर, एसेट्स हैं, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी पीपी है, कितना इन्वेंट्री है, कितनी पीपी है। जैसे कि कंपनी कह रही है कि इन्वेंट्री मेरे पास 31 दिसंबर पे सर 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो अब मैं ऑडिट तो करने जाता हूँ नॉर्मली 15 दिन के बाद, मैं ऑडिट करने जाता हूँ नॉर्मली मैं ऑडिट करने जाता हूँ 15 दिन के बाद। ठीक है ना? और 15 दिन के बाद अब मेरे लिए वो इन्वेंट्री की क्वांटिटी रख तो नहीं देंगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो या 15 दिन सेल ही नहीं करेंगे, ऑडिटर आए चेक करे फिर हम सेल करेंगे। तो नॉर्मली ये वाला जो प्रोसीजर है ना, मैं ईयर एंड पे कर रहा होता हूँ, ईयर एंड पे पर्टिकुलर 31 तारीख पे या पहली तारीख पे। ठीक है ना? जैसे 31 दिसंबर है तो या उस तारीख पे जाऊंगा या 1 जनवरी पे जाऊंगा, अगर 30 जून है तो या 30 जून पे जाऊंगा या तो 1 जुलाई पे जाऊंगा और जाके काउंट करूंगा। ठीक है ना? क्वांटिटी स्पेसिफिकली कि जो इन्होंने अकाउंट्स में दिखाई है, क्या वही चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं, या जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं उन्होंने कंप्लीटली दिखाई है, कम तो नहीं दिखा दी। जैसे कि रियल में सर 100 एसेट्स इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और इन्होंने 90 दिखा दी हो, तो कंप्लीटली नहीं दिखाई। इस तरीके से ना मैं ये सर प्रोसीजर जाके कर रहा होता हूँ, एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई कर रहा होता हूँ, इन्वेंट्री की और सर पीपीई की, और कैश काउंट जो कैश इन हैंड होता है वो भी सर मैं ईयर एंड पे चेक कर रहा हूँ। कैश इन हैंड भी जो है ना, मैं ईयर एंड पे सर काउंट कर रहा होता हूँ। तो क्या 15 दिन मेरे लिए वो क्या कैश को खर्च करना छोड़ देंगे क्या? मैं सर पर्टिकुलर ईयर एंड पे जाके मैं कैश को ना काउंट कर रहा होता हूँ। तो अब बात ये है कि अगर इन्होंने एक कंपनी के, लेट सपोज मैं स्टॉक काउंट करने जा रहा हूँ, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री या फिक्स एसेट काउंट करने जा रहा हूँ, और उसके सर जो वेयर हाउस है वो मल्टीपल है, एक नहीं है, 50 है, 60 है, 40 है, 30 है। तो क्या ऑडिटर सब पे जाएगा? सर सब पे ऑडिटर का जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ऑडिटर क्या कर रहा होता है, ऑडिटर उनसे लिस्ट लेता है क्लाइंट से और उनको बोलता है कि कितने रुपए का जो माल है ना, कितने रुपए का जो माल है सर वो कितने रुपए का जो माल है वो सर आपके पास पड़ा हुआ है, एक एक वेयर हाउस पे कितने रुपए का माल है। तो जहाँ पे ज्यादा पैसों का माल पड़ा होता है, जहाँ पे मटेरियल माल पड़ा होता है, जहाँ पे मटेरियल
एटम्स पड़े होते हैं, ऑडिटर वो जाके चेक कर रहा होता है, बाकी चीजें चेक नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो सर जहाँ पे जैसे जहाँ पे 10 मिलियन का पड़ा हुआ है, 100 मिलियन का पड़ा हुआ है, 20 मिलियन का पड़ा हुआ है, तो वो जाके चेक करेगा। पर जहाँ पे 1 मिलियन का पड़ा होगा, वहां पे 50,000 का पड़ा होगा, तो वो ऑडिटर बोलेगा यार ये मेरी मटीरियलिटी में ही कवर नहीं होता, तो उसको क्यों चेक करूं। अब देखो, ऑडिटर 50 में से लेट सपोज 10 चेक कर रहा है, 40 चेक नहीं कर रहा। 50 टोटल स्टोर से 10 ऑडिटर ने चेक किए, 40 चेक नहीं किए। लेट सपोज 15 चेक किए, 35 चेक नहीं किए। तो अब क्या इसका रिस्क ये हो सकता है, जो मैंने चेक नहीं किए, जो मैंने चेक नहीं किए स्टोर्स, हो सकता है वहां पे इन्वेंट्री जो उन्होंने दिखाई हो, सर कंपनी तो मुझे कहेगी ना मेरे इस स्टोर पे इतना माल पड़ा हुआ है, इस स्टोर पे इतना माल पड़ा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ है। अब जो मैंने चेक कर लिए वो तो ठीक है, जो मैंने चेक नहीं किए वहां पे एग्जिस्टेंस की असर्शन पूरी तरीके से कवर नहीं हुई। कैसे कवर नहीं हुई? हो सकता है जो मैंने चेक नहीं की हो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो माल। देयर माइट बी अ रिस्क जहां पे काउंटिंग में नहीं कर सका। ऑडिटर काउंटिंग कर ही नहीं सकता, जब भी तो ऑडिटर रिस्क नेवर बी जीरो, डिटेक्शन रिस्क नेवर बी जीरो। डिटेक्शन रिस्क क्यों जीरो नहीं? लिमिटेशन है, ये मेरी स्कोप लिमिटेशन है, टाइमिंग की लिमिटेशन है सर। इसी वजह से कि मैं टाइम नहीं है इतना कि मैं कर सकूं। तो सर इससे क्या होगा, देयर माइट बी रिस्क इन्वेंट्री जहां पे मैंने काउंटिंग नहीं की वहां पे सर एग्जिस्ट ही नहीं करती हो इन्वेंट्री। तो बात समझ में आ रही है सर ये? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने सर नया सॉफ्टवेयर बनाया तो पुराने सॉफ्टवेयर से मैं नए सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ, पुराने सॉफ्टवेयर से मैं नए सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ, जरूर एक पुराना सॉफ्टवेयर भी होगा और नया सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। तो पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में जाने में पता है क्या होता है? ये होता है कि सर नई चीजें जो पुरानी चीजें जो है ना वो नई चीजों को सपोर्ट नहीं करती हैं। कभी कभी सर नई पुरानी चीजों से नई चीजों में डेटा ट्रांसफर करने में लॉस ऑफ डेटा हो जाता है। वहां थी 100 चीजें, यहाँ 90 आ गई, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ अकाउंटिंग डेटा हो सकता है सर, डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ये सीन हो सकता है कि नया सॉफ्टवेयर जो आएगा तो सर ट्रांजेक्शन ओमिट हो सकती हैं, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। तो ये बातें हो सकती हैं नए सॉफ्टवेयर के आने से। देयर माइट बी अ रिस्क, देयर मे बी लॉस ऑफ डेटा, डेटा करप्ट हो जाए, पुराने डेटा को नया डेटा सपोर्ट नहीं करे। तो इस बच्चे तो कंपनी को क्या करना चाहिए, ये नोटिफाई करना चाहिए कि जो चीजें अगर नए सॉफ्टवेयर में हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कोई डेटा रह तो नहीं जा रहा। सीनियर मैनेजमेंट ज्वाइंस ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट प्रायर एक्सपीरियंस। अब इसका क्या मकसद? सर जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब उसके सीएफओ को जो अगर नया अपॉइंट कर रहे हैं, या सीनियर मैनेजर को या सीएफओ को हम नया अपॉइंट कर रहे हैं, तो हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो सीएफओ या सीनियर मैनेजर हो उसको अल्टीमेटली प्रायर एक्सपीरियंस जो उसका होना चाहिए वो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरी उसको टेक्सटाइल का पता होगा तो वो मेरी कंपनी को सही से लेकर चलेगा। लेकिन अगर मैं अगर सीएफओ जिसको मैंने हायर किया वो उसको बैंकिंग कंपनी का एक्सपीरियंस था, तो क्या वो मेरी कंपनी को सही से चला पाएगा? नहीं सर, उसको टेक्सटाइल का पता ही नहीं होगा। वो टेक्सटाइल को चलाने से पहले टेक्सटाइल को समझेगा, तब तक तो वो 1 साल गुजर जाएगा, ठीक है ना। उसको टेक्सटाइल की लॉस पता नहीं होगा, वो तो बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा। तो सेम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। हायरिंग ऑफ अनक्वालिफाइड इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। सर अनक्वालिफाइड इनकॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर करोगे तो एफएस के अंदर गलतियों के चांसेस हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर ट्रीटमेंट ऑफ IAS 16। रिवैल्यूएशन हमने करवाई, देयर माइट बी अ रिस्क द रिवैल्यूएशन हैज माइट नॉट बी करेक्टली क्लासिफाइड। हेंस अगर रिवैल्यूएशन सही से आप क्लासिफाई नहीं करोगे, हेंस क्या होगा सर, डेप्रिसिएशन सही से चार्ज नहीं हुई होगी, इनकरेक्ट जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो सही से चार्ज नहीं हुई होगी, प्रॉफिट जो है सर वो बढ़ गया होगा, एसेट एसेट साइड अंडर वैल्यूड हो गई होगी, ठीक है ना। सर बातें क्लियर हो रही है ना? ये सब बातें क्लियर हो रही हैं दोस्त? बता दें, ठीक है। तो सर अगर मैं आगे बढ़ूं, डाउटफुल प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ड्यूबियस प्रोडक्ट, लीगलिटी इशू, गोइंग कंसर्न रिस्क। हमने क्या किया सर, ऐसे प्रोडक्ट बना दिए जो कि इलीगल है, जिनको नहीं बनाना है, जिनको लॉ ने मना किया हुआ है। तो सर उससे क्या होगा, मेरी कंपनी को बंद किया जा सकता है,
ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट लेव द कंपनी वेरी क्लोज टू बैलेंस शीट, ये वही वाली बात, इंक्रीज वर्क लोन ऑन फाइनेंस, खुद ही छोड़ के चली गई टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। तो सर जैसे याद है ना, कंपनी बैंक को हमेशा 1 जुलाई को छुट्टी क्यों देते हैं? 30 जून जिस बैंक का ईयर एंड होता है, तो सर उनको 1 जुलाई पे क्यों छुट्टी देते हैं? या 31 दिसंबर जिनका ईयर एंड होता है, उनको 1 जनवरी पे क्यों छुट्टी देते? नॉर्मली सर इसी वजह से, क्योंकि उनपे ना एक एक बैंक हॉलीडे होता है पूरे कंट्री के अंदर। वो इस वजह से, क्योंकि सर आपका जो है ना उनका क्लोजिंग का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी ना क्लोजिंग वाले डेज में जब उनको ट्रायल बैलेंस क्लोज करना होता है, हर मंथ की क्लोजिंग पे और हर पूरे साल की क्लोजिंग पे, ईयर एंड पे उनका काम बढ़ जाता है, उनको लेट सेटिंग करनी पड़ जाती है। अगर उस वक्त 2 बंदे चले जाएं जो उनकी काम करवाते थे, तो अल्टीमेटली बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन बढ़ जाता है तो कंपनी जो 2 बंदे हैं ना, वो जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में सर वो गलतियों के चांसेस कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे एक बंदा 10 ट्रांजेक्शन करता था, अब 100 ट्रांजेक्शन करेगा। तो फिर पता है कंपनी कभी कभी क्या करती है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में 2 बंदे चले गए, तो 2 बंदे उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट से ले लिए। अब सेल्स वाले को फाइनेंस का काम क्या आएगा? तो सर इन एक्सपीरियंस इनकॉम्पिटेंट बंदे को लेके आ गए, तो तब भी गलतियों के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। किसी और डिपार्टमेंट के बंदे को लाएंगे, ठीक है ना। डिफॉल्ट ऑफ मेजर कस्टमर रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, गोइंग कंसर्न वाला रिस्क। रिसीवेबल बैलेंस इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, आपका रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है। रिसीवेबल जो बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मकसद? आपकी रिकवरी नहीं हो रही, आपकी रिकवरी नहीं हो रही। रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है मतलब आपकी रिकवरी नहीं हो रही, इसका मतलब प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। पेमेंट नहीं हो रही, सर आपको आप प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए। हो सकता है कंपनी ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं किया हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड होगा, और सर रिसीवेबल जो होगा वो, सर वो भी ओवर वैल्यूड होगा। प्रोविजन मेंटेन होगा तो रिसीवेबल कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इन सेल एंड परचेज साइकिल, तो अगर कंट्रोल वीकनेस होगी तो इसका मतलब सेल भी जो होगा उसके अंदर गलतियों के चांसेस, परचेजेस के गलतियों के चांसेस। इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाए जाते हैं? गलतियों को रोकने के लिए। आउट ऑफ काउंट, आउट ऑफ काउंट सेटलमेंट विद कस्टमर्स सप्लाई, रिस्क ओवर स्टेट प्रोविजन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बात को छोड़ दें, ये बात बाद में कवर हो जाएगी, ठीक है ना। इन द केस ऑफ WIP देयर द रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट, द WIP मस्ट बी वैल्यू। अच्छा, अब एक बात सुनो, आपने कॉस्टिंग में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। होता क्या है कि जब कंपनी चीजें बना रही होती है, कंपनी खुद फैक्ट्री के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो अब कुछ चीजें, हर प्रोडक्ट जब बन रहा होता है तो उसकी स्टेजेस होती हैं। ये 60% कंप्लीट हो गया, ये 80% कंप्लीट हो गया, ये 30% कंप्लीट हो गया। जरूरी तो नहीं है ना कि 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, 31 दिसंबर पे आके जब क्लोज हो रही है ऑफिस तो सारे प्रोडक्ट फिनिश गुड में कंप्लीट हो चुके हो। नहीं सर, जरूरी तो नहीं है। तो जब मेरी ईयर एंड हो रहा है तो हो सकता है जो मशीन के अंदर चीजें लगी हुई हैं, लेट सपोज मैं कपड़ा बना रहा हूँ, तो कोई कपड़ा 60% कंप्लीट हो, कोई कपड़ा 70% कंप्लीट हो, कोई कपड़ा 80% कंप्लीट हो। जरूरी तो नहीं कि वो 100% कंप्लीट हो। अब सर बात ये कंपनी किस तरीके से फैसला करेगी? ये कंपनी किस तरीके से फैसला करेगी कि यार ये जो कपड़ा है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये 80% कंप्लीट है, 70%? क्योंकि उस हिसाब से ना, जितना परसेंट कंप्लीट है ना, उस हिसाब से हमें इन्वेंट्री में दिखाना होता है, जिसको बोला जाता है WIP, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है ना। फिनिश गुड में अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। तो सर इस केस में हम क्या करते हैं कि किससे किससे ये आप मेजर करवा लें कि कितना परसेंट कंप्लीट है? सर एक्सपर्ट से, जो ये काम कर रहा है ना, उससे आप वैल्यू करवा लें। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, ऐसे नहीं फैक्ट्री के अपने बंदे से आपने करवा लिया। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंपनी से कोई लेना देना ना हो, उससे फैसला करवाएं कि ये कितना परसेंट कंप्लीट है। उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके, जैसे हमारा फिनिश गुड बनता है 12,000 रुपए का, अगर एक्सपर्ट ने बोला 70% कंप्लीट है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 70% करके आप अपनी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर दें। वरना कंपनी तो हमेशा इन्वेंट्री को बढ़ाने के चक्कर में वो बोले कि 90% कंप्लीट है, इस तरीके से। सर हो सकता है, इसका रिस्क क्या है? हो सकता है इन्होंने एक्सपर्ट से WIP का स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं डिटरमाइन करवाया हो, हेंस इट मे रिजल्ट इन इन्वेंट्री बिकम ओवर वैल्यूड। रीस्ट्रक्चरिंग और डिपार्टमेंट क्लोजर ऑफ ब्रांचेस रिजल्टिंग इन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। अब पता है इसका क्या मकसद है? जब कंपनी अपने ब्रांचेस बंद करवाती है,
जब कंपनी ने सोचा मैं अपने अपने ब्रांचेस बंद करवाती हूँ तो इससे क्या होगा, बिजनेस कम होगा। ये क्यों करती है कॉस्ट कटिंग? सर जब भी रीस्ट्रक्चरिंग में करवा रहा होता हूँ ना तो मेरे एम्प्लॉयज भी छोड़ के जाते हैं, मेरे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है। जैसे अभी पाकिस्तान स्टील मिल को बंद किया जा रहा है, ठीक है ना, रिडंडेंसी कॉस्ट लग रही होती है, ठीक है ना, तो इसका हिसाब से सर, तो जब भी रिडंडेंसी कॉस्ट लगती है ना तो उस कॉस्ट को पहले क्या किया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है। तो जब कंपनी सोच रही है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे आने वाले साल में, तो क्या इन्होंने प्रोविजन मेंटेन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? क्या इन्होंने लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन लगाया है? क्या इन्होंने पीएनएल के अंदर प्रोविजन चार्ज ऑफ किया है या नहीं किया? हेंस इट में रिजल्ट इन के उन्होंने, देयर इज अ रिस्क कि उन्होंने सर प्रोविजन चार्ज नहीं किया हो और प्रॉफिट बढ़ गया हो। सर अगर मैं एक्सेस, हद से ज्यादा इन्वेंट्री रखूं, हद से ज्यादा फिक्स एसेट रखूं, ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी था, याद करो। हद से ज्यादा मैं फ्रॉड रिस्क इन्वेंट्री रखूं, हद से ज्यादा मैं पेटी केस वाले को पैसा दे दूं, तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ थेफ्ट। सर एसेट की चोरी हो जाना। सर जितनी एसेट की जरूरत है उतनी रखो ना, एक जगह पे एक प्रिंटर की जरूरत है, आपने दो रखे हुए हैं। सर पेटी केस वाले को 50,000 की जरूरत है, आपने उसको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, तो चोरी होने के चांसेस हैं। सर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, और सर कैसे चोरी होने के चांसेस हो सकता है, आपका उस एम्प्लॉय से, पेटी केस वाले से झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा हो गया तो उसने क्या किया, सर उसने ये किया कि आपका जो है ना पैसा लेके चोरी करके भाग गया, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट और इट्स न्यू ऑडिट क्लाइंट, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर विल इंक्रीज। अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो सर आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कौन सी चीजों पे ज्यादा गलती है, कौन सी चीजों में कम गलती है, ठीक है ना। तो सर हो सकता है जितना कम एक्सपीरियंस पहला साल है ऑडिट का एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर उसी क्लाइंट पे, थर्ड ईयर उसी क्लाइंट पे, आप गलतियां जल्दी क्या करते हैं सर, डिटेक्ट कर लेते हैं आप। इन गलतियां जो है ना सर जल्दी डिटेक्ट करवाते हैं, आप ज्यादा गलतियां निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप जो है वो कम गलतियां निकाल पाएंगे। प्रॉपर प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर आईएफआरएस और लोकल लॉज नॉट बीइंग मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने लोकल लॉज और सर डिस्क्लोजर जो है वो आपने मेंटेन नहीं किया, अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर मेंटेन नहीं किया तो सर क्या होगा, लोकल लॉ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर की डेफिशिएंसी हो जाएगी और सर इस पे भी आपको पेनल्टी लगेगी। सेल्स रिलेटेड अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेल्स रिलेटेड बोनस बीइंग सर ऑफर टू एम्प्लॉयज, अगर आपने सेल के हिसाब से बोनस रखा हुआ है तो रिस्क ऑफ सेल्स एंड रिटर्न बीइंग अवर स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है उन्होंने आखिर में ईयर एंड में, याद करो अभी अभी पढ़ के आए हम, सर आखिर में ईयर एंड में उन्होंने सेल्स को बढ़ाने के लिए, सर सेल की परसेंटेज पे होता है ना, उन्होंने फिक्टिटियस इंक्रीज करी हो। सर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, सब्सिक्वेंट फ्रॉड डिस्कवर्ड बाय मैनेजमेंट आफ्टर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा छोड़ के चला गया और उसके उस बाद में पता लगा कि ये तो फ्रॉड करके गया था, तो पता नहीं चलेगा कि सर ये रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। दो रिस्क होते हैं ना, रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क एट एफएस लेवल। रिस्क ऑफ improper incorrect classification between current and non current asset, current and non current liabilities। आपने जो लोन आपने नॉन करंट लाइबिलिटी बननी चाहिए आपने उसको करंट में क्लासिफाई कर दिया है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, अगर एक एसेट को डिस्पोजल कर रहे हैं उसका क्या रिस्क हो सकता है, सर हो सकता है उन्होंने फिक्स एसेट से निकाला ही नहीं हो, तो फिक्स एसेट अवर वैल्यू है, हो चलो ठीक है निकाल लिया मान लिया। हो सकता है उन्होंने डिस्पोजल अकाउंटिंग की वर्किंग गलत से की हो, जब डिस्पोजल अकाउंटिंग की गलत से करोगे कैलकुलेशन तो क्या होगा, सर उससे ये नुकसान होगा कि आपका गेन जो है ना वो गलत से रिकॉर्ड होगा। जब गेन गलत से रिकॉर्ड होगा तो मतलब प्रॉफिट अंडर स्टेट या ओवर स्टेट हो सकता है। हो सकता है गेन आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया हो तो प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दिया। हो सकता है गेन आपने कम से रिकॉर्ड किया हो तो प्रॉफिट को अंडर स्टेट कर दिया। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, रिस्क ऑफ अनरीजनेबल डिप्रिसिएशन पॉलिसी, हो सकता है आपने फिक्स एसेट को डिस्पोजल कर दिया हो तो सर आपने फिक्स एसेट की पॉलिसी को मेड नहीं की, आगे पढ़ेंगे तो सर आपको समझ में आ जाएगा। रॉन्ग क्लासिफिकेशन बिटवीन ऑन्ड एंड रेंटेड एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये अगर कोई एसेट तुमने रेंट पे लिया हुआ है, कोई एसेट तुमने रेंट पे लिया हुआ है तो उसको कहाँ पे क्लासीफाई होना चाहिए, सर IFRS 16 के तहत, लीजेस के तहत उसको क्लासीफाई होना चाहिए। अगर एसेट तुमने परचेज किया हुआ है तो उसको IAS 16 के तहत, PPE के तहत क्लासीफाई होना चाहिए। सर अगर एसेट एक कोई एसेट है जिसको तुमने सर
क्या किसके लिए रखा हुआ है, तुमने इसको रेंट पे दिया हुआ है तो IFRS 16, या तुमने इसको अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू के हिसाब से रखा हुआ है तो IAS 40 के तहत उसको वैल्यू रखना चाहिए। तो ये बातें इसमें ख्याल करना पड़ेगा। सडन कन्वर्जेशन ऑफ accumulated लॉस इनटू प्रॉफिट इन द करंट ईयर, ये वही वाली बात, सर पिछले 3 सालों से लॉस आ रहा था, इस साल अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो क्यों हो गया प्रॉफिट, कैसे हो गया, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। स्टॉक वैल्यूएशन, हो सकता है कंपनी ने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV को फॉलो नहीं किया हो, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट वाला हिसाब किताब। मैनेजमेंट बोनस लिंक टू टोटल एसेट ऑफ द कंपनी सेल, अगर मैनेजमेंट के बोनस एसेट और सेल पे रखे हुए हैं तो हो सकता है इन्होंने एसेट को ज्यादा कर दिया हो, सेल को इन्होंने बढ़ा दिया हो। सडन डिक्रीजेज इन एडमिन एक्सपेंसेस, अचानक से एडमिन एक्सपेंसेस क्यों कम हो गए, इसकी क्या वजह है, ठीक है ना, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। तो ये सब सारी बातें इनको ध्यान से देख ले, तो उसके बाद अगली क्लासेस में ये वाली बातें आपको आइडेंटिफिकेशन और इम्पैक्ट में काम आएंगी ए में। सर उसके बाद हम अगली क्लास में रेस्पॉन्सेस कवर कर रहे होंगे, सही है। सर IAS 40 और 39 का क्या रिस्क है, सर IAS 40 का अगर तुमने गलत से क्लासिफिकेशन की, IAS 40 वाले आइटम को 16 में कर दिया, तो IAS 40 में याद रखो दो मॉडल होते हैं, एक फेयर वैल्यू मॉडल होता है, एक कॉस्ट मॉडल होता है। कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, कॉस्ट मॉडल IAS 16 की तरीके से ही चल रहा होता है। IAS 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। अगर तुमने गलत से उसको क्लासिफाई कर दिया IAS 40 वाले को 16 में, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। अगर तुमने सर तो मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया, और अगर IAS 39 वाला है तो क्या होगा, तो सर IAS 39 के हिसाब से तुमने हो सकता है प्रोविजन नहीं बनाई हो, तो हेंस प्रॉफिट को तुमने ओवर स्टेट कर दिया। तो ये बातें होती है, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं सर, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे इन चीजों को कवर। तो फिर ये हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है सर। 7 बजे क्लास नहीं होगी, ओके।